इंडिया ब्लॉक एक ही झटके में बिखर गया। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में बहुमत से दूर रहने और हरियाणा महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में एनडीए से मात खाने के बाद इंडिया का शिराजा बिखरने लगा है। सबसे पहले बंगाल की सीएम और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने राहुल गांधी के नेतृत्व को चुनौती दी। फिर एक कर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, एनसीपी नेता शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने ममता बनर्जी के नेतृत्व करने के प्रस्ताव पर सहमति जता दी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को ममता बनर्जी की तरह अपना दुश्मन ही मान लिया है। अब तो लालू यादव के पुत्र और बिहार में महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने इंडिया ब्लॉक को सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए की गई व्यवस्था बताकर इसके खात्मे की मुनादी कर दी। देश में 2019 से ही भाजपा विरोधी मोर्चा बनाने का प्रयास होता रहा है। पहली बार 2019 में आंध्र प्रदेश के सीएम और तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू ने भाजपा विरोधी मोर्चा बनाने की पहल की थी। तब वे एनडीए से बाहर थे। दूसरी बार 2021 में बंगाल फतेह करने के बाद ममता बनर्जी ने प्रयास किया। निराशा हाथ लगने पर दोनों ने मौन धारण कर लिया था। तीसरा प्रयास महागठबंधन में रहते बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किया। उन्हें सफलता जरूर मिली, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले ही उन्होंने अपनी राह अलग कर ली। उन्होंने फिर से भाजपा के साथ जाना पसंद किया। बची कसर जनता ने पूरी कर दी जब विपक्षी गठबंधन इंडिया बहुमत से दूर रह गया। इंडिया ब्लॉक में बिखराव का बीजारोपण सबसे पहले ममता बनर्जी ने किया था। देश भर में विपक्षी पार्टियों ने इंडिया ब्लॉक के बैनर तले उम्मीदवार उतारे, लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कांग्रेस और वाम दलों को भाजपा की तरह ही दुश्मन बताकर दूरी बना ली। टीएमसी, कांग्रेस और वाम दलों ने अलग अलग उम्मीदवार उतारे। ममता ने यह साबित भी कर दिया कि बंगाल में भाजपा से टक्कर लेने के लिए वे अकेले ही काफी है। टीएमसी संसदीय चुनाव में 22 सीटें जीतकर लोकसभा में चौथी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बाद टीएमसी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। पहले लालू यादव का इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व पर ममता बनर्जी को समर्थन और अब उनके बेटे तेजस्वी यादव द्वारा इंडिया ब्लॉक का गठन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए बताना आश्चर्य पैदा करता है, इसलिए कि लालू परिवार और सोनिया गांधी के परिवार के बीच के रिश्ते जैसे रहे हैं, उसमें ऐसी बातें आश्चर्य तो पैदा करेगी ही। पहले की नजदीकियों को छोड़ भी दे तो बीते साल 1.5 साल में कई ऐसे मौके आए जब दोनों परिवारों की नजदीकियां लोगों ने देखी। मानहानि मामले में राहुल गांधी को सर्वोच्च अदालत से जब राहत मिली तो सबसे पहले वे लालू यादव से ही मिलने दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर गए। लालू ने उन्हें बिहारी मटन का भोज भी कराया। राहुल जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के क्रम में बिहार आए तो तेजस्वी यादव उनके गाइड और सारथी बने। इतना ही नहीं, पटना में हुई विपक्षी दलों की पहली बैठक में लालू ने ही राहुल गांधी को विपक्षी दुल्हा बनने का प्रस्ताव दिया। फिर राहुल और इंडिया ब्लॉक के बारे में लालू परिवार की इतनी बेरुखी आश्चर्य तो पैदा करेगी ही। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को भाव नहीं दिया। हरियाणा में तालमेल को लेकर कांग्रेस के रुख से आहत आप ने बिना किसी से तालमेल किए सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। बिहार में भी आरजेडी पिछली बार की तरह कांग्रेस को तवज्जो देने के मूड में नहीं है। 2020 में आरजेडी से 70 सीटें कांग्रेस ने ले ली थी, लेकिन जीती सिर्फ 19 सीटें। तेजस्वी यादव और लालू यादव को अब तक इस बात का मलाल है कि कांग्रेस को उतनी सीटें नहीं मिली होती तो तेजस्वी ही शायद सीएम होते। दर्जन भर सीटों की कमी से तेजस्वी चूक गए थे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य अखिलेश सिंह पहले ही कह चुके हैं कि पार्टी कम से कम पिछली बार जितनी सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है। अपने को राष्ट्रीय सचिव और बिहार प्रभारी बताने वाले एक नेता ने तो 2 डेप्यूटी सीएम बनाने तक की बात कह दी, जिनमें एक अल्पसंख्यक समुदाय से होगा। आरजेडी को इस दबाव की तभी से आशंका थी जब से लोकसभा में कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष का मौका मिला है। राहुल को छोड़ ममता बनर्जी के समर्थन में यदि लालू खड़े हुए तो इसकी यही असल वजह है। अब तेजस्वी ने तो इंडिया ब्लॉक के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया है।
आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने 18 जनवरी को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। उसी दिन राहुल गांधी भी पटना आ रहे हैं। वे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। शायद तेजस्वी को कांग्रेस के इरादे की जानकारी मिल गई है कि सीटों पर वह अड़ सकती है। कांग्रेस को अपनी छवि भी दुरुस्त करनी है कि वह आरजेडी की पिछलगू नहीं है। यह भी सच है कि आरजेडी के सहारे कांग्रेस बिहार में 1990 के बाद से ही रही है। राहुल गांधी सीटों को लेकर मुंह न फाड़े, इसलिए तेजस्वी ने अपने बयान से उनकी बोलती बंद करने की कोशिश की है। फिलहाल क्या कुछ कहना है आपका इस खबर को लेकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने दिल्ली में अपना नया नेशनल हेडक्वार्टर तैयार कर लिया है। अब तक कांग्रेस का राष्ट्रीय मुख्यालय 24 अकबर रोड हुआ करता था, लेकिन अब पार्टी का नया दफ्तर नई दिल्ली में 9th A कोटला रोड पर बनाया गया है। इसका नाम इंदिरा गांधी भवन रखा गया है। 1.5 दशक से बन रहा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का नया मुख्यालय बनकर तैयार है और मकर संक्रांति के एक दिन बाद 15 जनवरी 2025 को इसका उद्घाटन किया जाएगा। हालांकि भवन के लिए आवंटित भूमि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर है, लेकिन पार्टी ने कोटला रोड पर अपने 6 मंजिला मुख्यालय के प्रवेश द्वार को DDU मार्ग के बजाय 9th A कोटला रोड पर रखने का फैसला किया है, ताकि ऑफिस का पता कोटला रोड ही रहे। नए भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी ने दिसंबर 2009 में रखी थी, लेकिन पार्टी को भवन का निर्माण पूरा करने में 15 साल लग गए। अब कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी इस भवन का उद्घाटन करेगी। उनके साथ AICC अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी होंगे। इंदिरा गांधी भवन नामक इस कार्यक्रम में पूरे भारत से पार्टी के 400 शीर्ष नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है, जिनमें कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य, स्थायी और विशेष आमंत्रित सदस्य, प्रदेश कांग्रेस कमेटी PCC के अध्यक्ष, कांग्रेस विधायक दल के नेता, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व PCC अध्यक्ष और पूर्व CLP नेता और केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस 1978 में 24 अकबर रोड गई थी, जो कांग्रेस के इतिहास का सबसे उथल पुथल भरा साल था। आपातकाल के बाद लोकसभा चुनावों में इंदिरा की हार हुई थी। यह पहली बार था जब कांग्रेस आजादी के बाद सत्ता से बाहर थी। कांग्रेस भी विभाजित हो गई थी और पार्टी के पास कोई कार्यालय नहीं था। यह तब था जब सांसद गद्दाम वेंकट स्वामी ने अपना आधिकारिक आवास 24 अकबर रोड पार्टी को देने की पेशकश की और कांग्रेस वहां चली गई। AICC महासचिव संगठन के C वेणुगोपाल ने मंगलवार को नए मुख्यालय के उद्घाटन की घोषणा करते हुए कहा कि यह समय है कि हम समय के साथ आगे बढ़े और नए को अपनाएं। उन्होंने कहा 9A कोटला रोड नई दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी भवन को पार्टी और उसके नेताओं की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें प्रशासनिक, संगठनात्मक और रणनीतिक गतिविधियों का समर्थन करने के लिए आधुनिक सुविधाएं हैं। यह प्रतिष्ठित इमारत कांग्रेस पार्टी के दूरदर्शी दृष्टिकोण को दर्शाती है, साथ ही इसके असाधारण अतीत को श्रद्धांजलि देती है, जिसने भारत के राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने को आकार दिया है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पार्टी अकबर रोड वाला ऑफिस नहीं छोड़ेगी और इसे हाई प्रोफाइल बैठकों के लिए रखा जाएगा। पार्टी अध्यक्ष समेत सभी पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों के कार्यालयों पर नए भवन में स्थानांतरित हो जाएंगे। कांग्रेस पदाधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, यह चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा और इसमें कुछ महीने लग सकते हैं, लेकिन हम सभी नए मुख्यालय में शिफ्ट हो जाएंगे। महासचिवों और अन्य पदाधिकारियों के कार्यालय नई इमारत में शिफ्ट हो जाएंगे। नेता ने कहा, भाजपा की तरह जिसने लुटियंस दिल्ली में 11 अशोक रोड पर अपना कार्यालय नहीं छोड़ा है, हम भी अकबर रोड पर अपना कार्यालय बनाए रखेंगे और इसका इस्तेमाल हाई प्रोफाइल बैठकों के लिए करेंगे, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के आने जाने के लिए इसे बंद रखा जाएगा, सिवाय विशेष मामलों में जब वहां कोई बैठक हो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। इन दिनों कवि कुमार विश्वास खूब चर्चा में हैं।
उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा, जहीर, करीना कपूर, सैफ अली खान को लेकर दिए गए बयानों के बाद अब रामकथा में जो कुछ कहा बहुत वायरल हो गया है। कुमार विश्वास ने कहा, सुग्रीव शीश महल में चला गया, 50 लाख का टॉयलेट बनवा लिया। इस बयान को आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर भयंकर कटाक्ष के तौर पर देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर अपने बयानों को लेकर सुर्खियां बटोरने वाले कवि और कथावाचक कुमार विश्वास एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने राम कथा के दौरान भगवान श्री राम और सुग्रीव की मित्रता के हवाले से एक ऐसा बयान दिया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि बयान में कहीं भी उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया है। यह बयान उन्होंने राम कथा के दौरान हनुमान जी और सुग्रीव पर चर्चा के दौरान दिया है। पहले बॉलीवुड के कई कलाकारों को निशाना बना चुके कवि कुमार विश्वास का सोशल मीडिया पर एक 40 सेकंड का वीडियो वायरल हो रहा है। इसे शालिनी नाम की एक सोशल मीडिया यूजर्स अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है। इस वीडियो में राम कथा के दौरान कुमार विश्वास भगवान श्री राम और सुग्रीव की मित्रता पर बात शुरू करते हैं। इस दौरान कुमार विश्वास कहते हैं, हनुमान जी की पूजा इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि भगवान श्री राम की मदद तो सुग्रीव ने की थी, लेकिन सुग्रीव के मन में संशय था। सुग्रीव प्रभु के काम को भूल गए, जिसने दिलाया उसे ही भूल गया। ऐसे मित्र अक्सर होते हैं जो दिलाने वाले को भूल जाते हैं। मेरे भी एक दो रहे हैं। सुग्रीव रास रंग में व्यस्त हो गया, सुग्रीव शीश महल में चला गया, मजे लेने लगा, 50 लाख रुपए का टॉयलेट बनवा लिया। देश के जाने माने कवि कुमार विश्वास अन्ना आंदोलन से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के सरकार बनाने तक साथ रहे। उस दौरान वे अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी माने जाते थे। हालांकि बाद में राज्यसभा सीट को लेकर कवि कथावाचक कुमार विश्वास और अरविंद केजरीवाल के बीच मतभेद हो गए। इसके चलते कुमार विश्वास ने राजनीति छोड़कर अपने लिए अलग रास्ता चुन लिया। इसके बाद कुमार विश्वास अक्सर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए नजर आते रहे हैं। अब एक बार फिर उनका ताजा बयान सुर्खियों में आ गया है। कुमार विश्वास कभी अरविंद केजरीवाल के बहुत करीबी मित्र थे। वे आम आदमी पार्टी के गठन और अन्ना आंदोलन के दौरान हर कदम पर उनके साथ रहे, लेकिन बाद में उन्हें केजरीवाल से मतभेद हुआ और वे अलग हो गए। कुमार विश्वास अक्सर मंचों से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए नजर आते हैं। वह उनके कद को लेकर कई बार टिप्पणी कर चुके हैं, लेकिन उनका हाल ही का बयान फिर चर्चा में आ गया है। दरअसल दिल्ली की सियासत में अरविंद केजरीवाल के सीएम रहते बनाए गए सीएम हाउस को भाजपा ने शीश महल बताया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इसी शीश महल को लेकर भाजपा और कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। भाजपा और कांग्रेस का आरोप है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने सीएम के लिए अलॉट किए गए सरकारी आवास की मरम्मत में धन की फिजूल खर्ची की है। साथ ही इसकी मरम्मत में करोड़ों रुपए का खर्च दिखाकर भ्रष्टाचार किया गया है। क्या कुछ कहना है आपका इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एनसीपी के दोनों गुटों के फिर से एकजुट होने की बात कही जा रही है। यह बातें शरद पवार के परिवार और दोनों गुटों के भीतर आ रही है। इस बीच कुछ दिनों से चर्चा है कि शरद पवार गुट में फूट पड़ने वाली है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान अजीत पवार गुट के क्षेत्रीय अध्यक्ष सुनील तटकरे ने सुप्रिया सुले को छोड़कर शरद पवार गुट के 7 अन्य सांसदों को अजीत पवार गुट में शामिल होने की पेशकश की थी। इसके बाद ऐसी खबरें भी आई कि सुप्रिया सुले ने तटकरे और प्रफुल्ल पटेल को फोन किया और अपना गुस्सा जाहिर किया। इन सभी घटनाक्रमों के बीच शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत के एक बयान से महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। दरअसल राउत ने दावा किया है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार एक बार फिर से अपने चाचा शरद पवार की एनसीपी में तोड़फोड़ करना चाहते हैं। राउत ने कहा कि अजीत शरद पवार वाली एनसीपी के सांसदों पर अपनी पार्टी में आने का दबाव बना रहे हैं। बता दें कि पहले यह चर्चा हो रही थी कि शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के एनडीए सरकार में आ सकती है। दावा किया जा रहा था कि एनसीपी शरद चंद्र पवार जल्द ही एनडीए का हिस्सा बनेगी और सुप्रिया सुले केंद्र में मंत्री बनेगी। चर्चा थी कि अब एक बहुत बड़ा उद्योगपति एनसीपी के दोनों गुटों को एक करने की कोशिश कर रहा है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अजीत पवार खुद भी चाहते हैं कि चाचा शरद पवार वाली पार्टी उनके साथ आ जाए और एनसीपी पहले की तरह एक हो जाए। मालूम हो कि 2023 में अजीत पवार 40 से ज्यादा विधायकों के साथ चाचा शरद पवार का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए थे। एनसीपी शरद चंद्र पवार अगर एनडीए में शामिल होती है तो बीजेपी को इससे काफी फायदा होगा। केंद्र की सत्ता का नेतृत्व कर रही बीजेपी के पास इस वक्त 240 लोकसभा सांसद हैं। इसके अलावा एनडीए में शामिल बीजेपी के सहयोगियों के पास 53 सांसद है, जिसमें चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के पास 16 और नीतीश कुमार की जेडीयू के पास 12 सांसद है। इन दोनों क्षेत्रीय दलों पर मोदी सरकार की निर्भरता कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि इनके हटने पर एनडीए की संख्या 265 पर पहुंच जाती है, जो बहुमत 272 से 7 कम है। ऐसे में अगर शरद पवार वाली पार्टी एनडीए के साथ आती है तो नरेंद्र मोदी को काफी मजबूती मिलेगी। एनसीपी शरद चंद्र पवार के पास 8 लोकसभा सांसद है। उसके एनडीए में आने पर सत्ताधारी गठबंधन के पास 301 सांसद हो जाएंगे। इसके बाद अगर भविष्य में चंद्रबाबू नायडू के 16 और नीतीश कुमार के 12 सांसद अपना समर्थन वापस भी ले लेते हैं, तब भी नरेंद्र मोदी सरकार के पास 273 सांसदों का समर्थन रहेगा। दरअसल लोकसभा चुनाव में शरद पवार गुट को बड़ी सफलता मिली थी। पवार ग्रुप ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। अजीत पवार सिर्फ 1 सीट ही जीत सके। अब केंद्र सरकार में सियासी हलचलें चल रही है। कहा जा रहा है कि एनडीए सरकार का अहम हिस्सा नीतीश कुमार एनडीए छोड़ने की तैयारी में है। ऐसे में ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि केंद्र में सत्ता मजबूत रखने के लिए बीजेपी नेताओं ने अजीत पवार गुट को शरद पवार गुट के सांसदों को तोड़ने का टारगेट दिया है। ऐसी भी चर्चा चल रही है कि ऑफर है कि अगर अजीत पवार गुट शरद पवार गुट के कुछ सांसदों को तोड़ ले तो उन्हें केंद्र में मंत्री पद दिया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।